हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे श्रीलंका में भारत का बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक। चीन की चाल करेगा नाकाम, यूएई के साथ मिलाया भारत ने हाथ। दोस्तों बताएंगे भारत का ये कदम चीन की अरबों डॉलर की परियोजनाओं को देगा भारी चुनौती। रातों रात की नींद करेगा अपना भारत उसकी खराब। जी हाँ, बेचैन हो उठेगा चाइना। बताएंगे कौन सा बड़ा फैसला लिया है श्रीलंका में यूएई के साथ अपने भारत ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजीद प्रेमदासा और तमिल समुदाय के नेताओं से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी जी। बताएंगे इनके साथ मिलने का क्या है बड़ा संकेत। साथ ही साथ ब्रह्मोस से किया चीन की नाक में दम, अब ड्रैगन का यह दुश्मन देश भारत से खरीदने जा रहा एक और घातक मिसाइल सिस्टम। तो वही वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मिल गई मंजूरी, कानून बन गया। जी हाँ, अब सरकार तय करेगी ये कब से होगा लागू। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर। जी हाँ, तो इस पार्टी ने कहा करेंगे आंदोलन। तो वहीं दोस्तों जेडीयू में मुस्लिम नेताओं ने लगा दी इस्तीफे की झड़ी। 7 लीडर्स ने छोड़ दी जेडीयू पार्टी, जिसके बाद गवर्नर का क्या रहा कहना इस मुद्दे पर। साथ ही साथ दोस्तों आधार कार्ड को लेकर भी एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि आज के टाइम में भारत को कोई पछाड़ नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां श्रीलंका में भारत का बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक। चीन की चाल करेगा नाकाम, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलाया हाथ। दोस्तों भारत ने एक बार फिर इंडियन ओशन में अपना कूटनीतिक खेल दिखाया है। इस बार श्रीलंका में चीन की पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत ने मास्टर स्ट्रोक चला है। दरअसल श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर में भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच एक बड़े ऊर्जा हब को बनाने का ऐलान हुआ है। यह कदम न सिर्फ 3 देशों के आपसी सहयोग को मजबूती देगा, बल्कि चाइना की अरबों डॉलर की परियोजनाओं को चुनौती भी देगा। दोस्तों शनिवार को कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ। मोदी जी का यह दौरा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के सत्ता में आने के बाद पहला दौरा था। इस मौके पर त्रिपक्षीय समझौता किया गया, जिसे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, श्रीलंका के ऊर्जा सचिव प्रो केटीएम उदयंगा हेमपाला और यूएई के प्रतिनिधियों ने साइन किया। जी हाँ, दरअसल त्रिंकोमाली एक प्राकृतिक डीप वाटर हार्बर है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। ये अब ऊर्जा हब बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, ऑयल टैंक फार्म और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इंडियन ऑयल की श्रीलंका शाखा पहले से ही इन टैंक्स फार्म्स के कुछ हिस्सों को ऑपरेट कर रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि त्रिंकोमाली ऊर्जा सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनने की भारी क्षमता रखता है। यूएई भारत का रणनीतिक ऊर्जा सहयोगी है और इस पहल में उनका साथ आना इस क्षेत्र के लिए पहली बार की ऐतिहासिक पहल है। दोस्तों बता दें कि यह परियोजना उस समय सामने आई जब चाइना श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह और 3.5 अरब डॉलर के आसपास ऑयल रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत की यह पहल सिर्फ एक ऊर्जा समझौता नहीं, बल्कि चीन को टक्कर देने की एक शानदार रणनीति भी है। यानी करारा जवाब देगा अपना भारत इस मास्टर स्ट्रोक बड़े ऊर्जा हब बनाने के तहत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गुड डिसीजन कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वाकई में दोस्तों भारत की कूटनीति दुनिया में सबसे बेहतरीन कूटनीति है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में चाइना जो है वो श्रीलंका में भारी निवेश के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। कोलंबो पोर्ट सिटी और हम्बनटोटा पोर्ट जैसे परियोजना इसके उदाहरण है। यहाँ तक कि 2014 में चीनी पनडुब्बी की कोलंबो में एंट्री और 2022 में जासूसी जहाज युआन वांग 5 की मौजूदगी ने भारत की चिंताओं को बढ़ाया था। ऐसे में भारत का ये कदम चीन की रातों की नींद हराम कर देगा। जी हाँ, साथ ही साथ चीन की ये हरकतें ये साबित करती है कि वो श्रीलंका को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि भारतीय समुद्री क्षेत्र में दबदबा बना सके। वहीं श्रीलंका की आर्थिक कमजोरी और 2022 के ऋण संकट ने उसे चाइना की गोद में धकेल दिया था। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंपना इसी दबाव का नतीजा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका यात्रा भारत की एक सोच समझ कर चली गई चाल है। इस यात्रा का मकसद सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक नहीं बल्कि सामरिक है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि श्रीलंका उसकी रणनीतिक सुरक्षा में एक मजबूत कड़ी बना रहे और चीन की चालों का जवाब दोस्ती और भरोसे के जरिए दिया जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। आपको बता दें श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजीद प्रेमदासा और तमिल समुदाय के नेताओं से मिले पीएम मोदी जी। इस दौरान भारत श्रीलंका के संबंधों में उनके योगदान की प्रशंसा की। मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि श्रीलंका के विपक्ष के नेता श्री सजीद प्रेमदासा से मिलकर
मिलकर खुशी हुई। भारत श्रीलंका मैत्री को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत योगदान और प्रतिबद्धता की सराहना की। हमारी विशेष साझेदारी को श्रीलंका में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समर्थन प्राप्त है। हमारा सहयोग और मजबूत विकास साझेदारी हमारे दोनों देशों के लोगों के कल्याण द्वारा निर्देशित है। तो वहीं श्रीलंकाई क्रिकेटरों से मुलाकात किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनत जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंदा डी सिल्वा, मरवान अट्टापट्टू और अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। पीएम मोदी जी जिनके साथ खेल को लेकर काफी ज्यादा बातचीत की। तो वहीं श्रीलंका में मोदी जी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका राजकीय सम्मान के साथ श्रीलंका में स्वागत हुआ। स्वतंत्रता चौक पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। ये उनके श्रीलंका दौरे का चौथा अवसर था दोस्तों। और मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ विशेष मित्रता निभाई होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह सम्मान मुझे नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को मिला है। इस सम्मान को पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा ताकि ये खबर भारत के दुश्मनों तक भी पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि आतंकवाद पालने से देश बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा रखना पड़ता है। साथ ही साथ श्रीलंका के बाद रामनवमी पर आज रामेश्वरम में पूजा करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी आज रामनवमी को तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर रविवार को दोपहर करीब 12 बजे वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को रवाना करेंगे तथा पुल के संचालन को देखेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:45 पर वे रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। रामेश्वरम में दोपहर करीब 1:30 बजे वे तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों साथ ही आप रामनवमी के अवसर पर कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस से किया चीन की नाक में दम। अब ड्रैगन का यह दुश्मन देश भारत से खरीदने जा रहा घातक मिसाइल सिस्टम। जी हाँ, आप समझ गए होंगे दोस्तों हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बाद फिलीपींस अब भारत से एक और डिफेंस डील करने के लिए तैयार है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन को चुनौती देने के लिए फिलीपींस लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। इसी के साथ ही फिलीपींस ने भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। गौरतलब है कि फिलीपींस का चीन के साथ टकराव होता रहता है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस इस साल भारत के साथ सतह से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम यानी सैम खरीद सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और फिलीपींस के बीच ये सौदा करीब $200 मिलियन का हो सकता है। वहीं इससे पहले 2022 में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी और अब वो फिलीपींस भारत के साथ दूसरा बड़ा हथियार समझौता करने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदकर फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि फिलीपींस आकाश मिसाइल को अपने जल थल या नभ में से किस सेना के लिए खरीद रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच का यह सौदा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत के साथ उसकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करता है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण सागर में विवाद गहरा चुका है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। ऐसे में जब फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा तो इससे चीन काफी ज्यादा भड़क गया था। अगली खबर बता दें जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी खबर है, जहां वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति मुर्मू जी की मिल गई मंजूरी। अब ये बन गया कानून। अब सरकार तय करेगी कि आखिर ये कानून कब से लागू होने चाहिए। तो वहीं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं भी दर्ज कर ली गई हैं। दोस्तों शनिवार देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजेट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर कांग्रेसी सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। ये एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। तो वहीं AIMPLB ने कहा है कि हम इसका आंदोलन करेंगे। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का भी समय मांगा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। AIMPLB दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद
हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या है राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये कानून बन चुका है दोस्तों, बस इसको लागू करना बाकी है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भूकंप प्रभावित म्यांमार को भारत की सबसे बड़ी मदद। INS घड़ियाल के जरिए भेजी 442 मीट्रिक टन खाद्य सहायता। जी हां, म्यांमार के मंडाले क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता और राहत सामग्री पहुंचाने की पहल तेज कर दी है। शनिवार को भारत ने म्यांमार के थिलावा पोर्ट पर 442 मीट्रिक टन खाद्य सहायता सौंपी, जिसे यांगून क्षेत्र के मुख्यमंत्री यूसो थेइन को सौंपा गया। दरअसल 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें अब तक 3100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भूकंप का केंद्र मंडाले के पास बताया गया है। भारत ने तत्काल राहत पहुंचाने की पहल करते हुए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की, जिसके तहत खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भूकंप के 24 घंटे के भीतर ही भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सामग्री की पहली खेप म्यांमार पहुंचाई थी और अब 442 मीट्रिक टन का खाद्य सहायता पहुंचाया गया है। जी हां दोस्तों, इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बयान आया। उसने कहा कि भारत, चीन समेत सभी अमीर देशों को म्यांमार भूकंप जैसे संकट में करनी चाहिए मदद। जी हां, भारत और चीन को समृद्ध देश बताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन अन्य देशों को भी दुनिया भर में ऐसे संकटों के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम दुनिया की सरकार नहीं है, नहीं, हम हर किसी की तरह मानवीय सहायता प्रदान करेंगे और हम इसे सर्वोत्तम तरीके से करेंगे, लेकिन हमारी अन्य आवश्यकताएं भी है जिनके साथ हमें संतुलन बनाना है। हम मानवीय सहायता से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा, दुनिया में बहुत से अन्य अमीर देश हैं, उन सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। हम अपना काम करेंगे, हमारे लोग पहले से ही वहाँ हैं, हमारे और भी लोग वहाँ होंगे, हम जितना हो सके मदद करेंगे। इसी को लेकर खबर ये भी आ रही है कि म्यांमार में बचाव और राहत कार्यों के लिए सैन्य दल श्रीलंका भी भेजेगा। जी हाँ, श्रीलंका जो है वो भूकंप प्रभावित म्यांमार के को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए आगे आया, लेकिन इसी के साथ उसने बचाव, राहत और चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए भी 3 सैन्य दल भेजेगा। इसकी जानकारी श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने दी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की बढ़ने वाली है मुश्किलें। पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलोन मस्क के विरोधियों ने सरकारी नौकरियों से छटनी, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार और अन्य मुद्दों पर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को पूरे देश में रैली करने की योजना बनाई है। नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, LGBTQ+ अधिवक्ताओं और चुनाव कार्यकर्ताओं, सैन्य कर्मियों सहित 150 से अधिक समूहों द्वारा 1200 से अधिक प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है। वॉशिंगटन में नेशनल मॉल, सभी 50 राज्यों की राजधानियों और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। प्रदर्शनकारी हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों, विभिन्न एजेंसियों को बंद करने, प्रवासियों को निर्वासित करने, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था घटाने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए संघीय वित्त पोषण में कटौती करने के ट्रंप प्रशासन के कदमों की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, नेपाल में राजशाही बहाली के लिए हिंसक प्रदर्शन, 18 इमारतें फूकी गई व दर्जनों वाहन तोड़े गए। काठमांडू में रोष रैली की बड़ी खबर। नेपाल की राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP ने शुक्रवार को काठमांडू में एक विशेष रैली आयोजित की, जिसमें पिछले सप्ताह के हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की गई। इन प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। रैली का नेतृत्व आरोपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पशुपति शमशेर राणा और प्रकाश चंद्र लोहानी ने किया। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की, पिछले सप्ताह की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों के लिए मुफ्त उपचार की भी मांग की। पिछले शुक्रवार को RPP नेताओं और समर्थकों ने अन्य राजशाही समर्थक समूहों के साथ मिलकर काठमांडू में एक रैली आयोजित की, जिसमें राजशाही की बहाली और नेपाल को हिंदू राज्य घोषित करने की वकालत की गई। अधिकारियों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में शामिल थे। इस अशांति के दौरान लगभग 18 इमारतों में आग लगा दी गई तथा 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही साथ बता दें, दंतेवाड़ा में गरजे अमित शाह जी, कहा अगले चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद का होगा खात्मा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा
पड़ा है। अगली चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि वे दिन चले गए जब यहाँ गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसीलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूँ, जिनके हाथ में हथियार है और वो जिनके हाथ में हथियार नहीं है, वो सब के सब मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है तो किसी को आनंद नहीं होता, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि जो 50 साल में यहाँ नहीं हुआ वो हमारे प्रधानमंत्री 5 साल में यहाँ देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है और मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों आदि के लिए काम किया है और अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आज बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई जारी है, हमें लगातार सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। क्योंकि दंतेवाड़ा पहुंचकर सबसे पहले अमित शाह जी ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इस दौरान वो धोती कुर्ता पहने नजर आए। माता का आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह जी बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जहां उन्हें माला और गौर मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर वो बस्तर के पारंपरिक ड्रिंक्स और फूड्स का भी स्वाद चखे। शाम को रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक हुआ, इसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दे, टैरिफ से बचने को इजराइल ने अपनाया बातचीत का रास्ता। डोनाल्ड ट्रंप से आज मिल रहे हैं नेतन्याहू, क्या मिल पाएगी छूट, बता दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते दुनिया भर के देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब 60 देशों पर शुल्क लगाए और ट्रंप के फैसले पर कई देश चुप है तो चीन समेत कुछ देशों ने नाराजगी जताते हुए अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। तो वहीं अब अमेरिका के सबसे खास सहयोगियों में से एक इजराइल ने ट्रंप से बातचीत का रास्ता चुना है। ट्रंप ने इजराइल पर 17% टैरिफ लगाया है। इस पर ट्रंप से चर्चा करने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। हालांकि उनकी मुलाकात सोमवार को होने वाली है। ऐसे में टैरिफ के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले वो पहले विदेशी नेता बन सकते हैं। यहाँ व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप से मुलाकात होने की उम्मीद है। ट्रंप के साथ टैरिफ के अलावा ईरान के परमाणु संकट और गाजा के बारे में भी नेतन्याहू चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जेडीयू में मुस्लिम नेताओं ने लगा दी इस्तीफे की झड़ी। इन 7 लीडर्स ने छोड़ दी पार्टी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए लोकसभा एवं राज्यसभा में लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर समर्थन दिए जाने के बाद जेडीयू पार्टी के मुस्लिम नेताओं में आक्रोश है। इसको लेकर नेताओं के जरिए इस्तीफे का दौर जारी है। औरंगाबाद में भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जेडीयू के कई नेता बेहद नाराज हैं और शनिवार को एक प्रेस वार्ता करके सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने वालों में 27 वर्ष से समता पार्टी की स्थापना के समय से साथ दे रहे जिला उपाध्यक्ष जहीर अहसन आजाद, जिला महासचिव अतर हुसैन मंटू, 20 सूत्रीय सदस्य मोहम्मद इलियास खान, पूर्व वार्ड पार्षद सईद अनवर हुसैन, वार्ड पार्षद खुर्शीद अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष फखरे आलम, मुजफ्फर, इमाम कुरैशी सहित दर्जनों पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से उनके दिलों पर गहरा आघात लगा है। जेडीयू पार्टी अब ललन सिंह और संजय झा, जो बीजेपी से मिलकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके हाथ में चली गई है। मुसलमान को पूरा भरोसा था कि जेडीयू बिल के विरोध में जाएगी, लेकिन जेडीयू ने बिल का समर्थन करके पूरे देश के मुसलमान का भरोसा तोड़ा है और धोखा दिया है। ये कहना है दोस्तों इस्तीफा देने वाले इन नेताओं का, जो काफी ज्यादा बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के गवर्नर ने कहा कि पटना में वक्फ की कई संपत्तियां हैं, लेकिन एक भी अनाथालय अस्पताल नहीं खुला है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिमों का भी हक है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कह दिया कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती है, इसका इस्तेमाल गरीबों, आवश्यकताओं और जनहित के लिए होना चाहिए, इसमें गैर मुस्लिमों का भी हक होना चाहिए। वाकई में दोस्तों इन्होंने पते की बात कही है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल के फायदे गिनाते हुए कह दिया है कि मस्जिद या कब्रिस्तान को नहीं होगा कुछ भी नुकसान। जी हाँ, बीजेपी के सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि ये विधेयक मस्जिदों या कब्रिस्तानों पर कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये विधेयक वक्फ बोर्डों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाएगा। रविशंकर प्रसाद ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कोई मस्जिद, पूजा स्थल या कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कहना था कि यह बिल वक्फ बोर्डों में अधिक पारदर्शिता लाएगा और वक्फ की संपत्तियों के उपयोग को लेकर बेहतर निगरानी प्रदान करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, दूसरी ओर कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होने जा रहे बिहार राहुल गांधी। 4 महीने में तीसरा है ये दौरा। क्या होने वाला है सियासी संदेश बता दें। अब बिहार चुनाव में जोर लगाने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा के जरिए राज्य में अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा अब बेगूसराय पहुंचने वाली
वाली है, जहां 7 अप्रैल को इस पद यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। बीते 4 महीने में ये तीसरा मौका होगा जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आएंगे। इससे पहले वो 18 जनवरी तथा 4 फरवरी को पटना में आ चुके हैं। राहुल गांधी के बेगूसराय आने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। शहर में जगह जगह राहुल गांधी के स्वागत के पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की ये जोड़ी बिहार में कांग्रेस के लिए नई कहानी लिख पाती है या नहीं। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय में न केवल पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल होंगे, बल्कि वो कन्हैया कुमार के साथ करीब 3 किलोमीटर पद यात्रा करके लोगों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर बात भी करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की यह पद यात्रा आज देर रात तक बेगूसराय के ITI मैदान में पहुंच जाएगा। आज रामनवमी की वजह से पद यात्रा स्थगित रहेगी और 7 अप्रैल की सुबह ITI मैदान से ये पद यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और शहर में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा गणित यही कहता है कि 2014 के बाद जिस भी राज्य में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, मैदान में उतरने की कोशिश की है, उस राज्य में उन चुनावों में बाकी विपक्षी दलों का पत्ता कटा ही कटा है, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा कमेंट में। वहीं आज रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी में अलर्ट पर है पुलिस। ड्रोन CCTV से रखी जाएगी रैलियों पर नजर। दोस्तों, देश भर में आज रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और रैलियों को लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की पूर्व संध्या यानी शनिवार से ही पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रामनवमी पर रविवार को सुबह से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में धार्मिक यात्राएं निकाले जाने की संभावनाएं हैं। 20 से भी ज्यादा IPS अधिकारियों की तैनाती की खबर है। कोलकाता में कम से कम 60 यात्राएं निकाले जाने की संभावनाएं हैं। 3500 से अधिक पुलिसकर्मी वहां तैनात रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके से सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है। तो वहीं UIDAI ने ब्लू आधार कार्ड के लिए दे दी बड़ी जानकारी। बता दिए जरूरी दस्तावेज दोस्तों, आधार कार्ड अब सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है। इस प्रक्रिया को जानना और इसे घर बैठे पूरा करना अब और भी आसान हो गया है। अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की होगी दोस्तों। वहीं हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोले तो UIDAI ने भारत के पहले जैन बीटा बच्चे का आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी बन सकता है, जिसका नाम है ब्लू आधार कार्ड। उसके लिए जरूरी दस्तावेज होने चाहिए माता पिता दोनों का आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बच्चे की हाल की फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, वो भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाना अनिवार्य हो जाएगा। बाकी घर बैठे आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप इस बार आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो कैसे वो भी आप देख सकते हैं। इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।